Assalamualaikum. It's Subhari. Welcome to Saki Kindness Academy via Baloch. Today we are starting our course Deal with Stress at Work and Personal Life through Resilience Skills. It's day one of this course. So let's start this course with its introduction. इसमें आप इसका introduction पढ़ेंगे. आप ये देखेंगे कि आप डे वन में आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि हम किस तरह रिसाइलेंस बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज रिसाइलेंस और इंट्रोडक्शन टू रिसाइलेंस. तो जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है, मतलब जो आज की हमारी लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल चल रही है. ठीक है, तो हमें रिसाइलेंट होना पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है. जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का आउटब्रेक था, तो लोग जो हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न दे रहे थे, अपने आप को ज़्यादा देख रहे थे. ठीक है, तो अपनी हेल्थ, अपनी फैमिलीज, अपनी जॉब्स और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल रिसाइलेंस को सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिकली और डिजिटली वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे थे. और ये स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट थी रिसाइलेंस को बिल्डअप करने की. रिसाइलेंस एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम बात करें तो रिसाइलेंस को डिफाइन किया जाता है एज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स. बट ये इससे ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, एक्चुअली में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको रिसाइलेंस बताऊं तो रिसाइलेंस होती है वो कैपेसिटी हमारी जिससे हम किसी भी डिफिकल्टी से या किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से रिकवर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी रिसाइलेंस जो है वो एक ऐसी थॉट है, ठीक है, या एक हमारी ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम अपने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से बाहर निकल आते हैं. ठीक है, और अगर हम इसमें डीप जाएं तो इसमें और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या लर्न करोगे. ठीक है, आप इस कोर्स के बाद क्या क्या अपने अंदर चेंजेस देख सकोगे या आपके अंदर क्या चीजें आ जाएंगी. ठीक है, तो आप डिफरेंट डेफिनेशंस रिसाइलेंस की देख सकोगे. आप डिस्कवर करोगे किस तरह जो है वो आप रिसाइलेंट बन सकते हैं. आप देखेंगे कि कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मतलब रिसाइलेंस किस तरह हमारे करियर को बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है. आप देखेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो किस तरह रिसाइलेंस को बिल्डअप करने में हम रोल प्ले कर रही हैं और हम किस तरह अपना रिसाइलेंस प्लान जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है इसमें वो ये होता है कि आप किस तरह रिसाइलेंट बन सकते हैं. हाउ कैन यू लर्न टू बी मोर रिसाइलेंट. ठीक है, तो आप किस तरह ज्यादा रिसाइलेंट या आप किस तरह अपने अंदर रिसाइलेंट की एबिलिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं. ठीक है, या लर्न कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू बिकम रिसाइलेंट. रिसाइलेंट कभी कभार आपको इस तरह सरप्राइज करता है कि जैसे एक पर्सन है और वो एक टाइम इतना टफ हुआ कि उसने वो सिचुएशन आराम से हैंडल कर ली और दूसरा टाइम ऐसा आया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका उस सिचुएशन को. ठीक है, तो रिसाइलेंस एक इस तरह की चीज है. इससे पहले कि हम रिसाइलेंस को और डिटेल में पढ़ें, ठीक है, तो आप एक 5 मिनट्स लें और 5 सेकंड्स लें. ठीक है, और अपनी लाइफ में देखें कि बहुत दफा ऐसा हुआ होगा कि आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जिसमें आप जो है उस सिचुएशन में से आराम से बाहर निकल आए हो. और कभी कभार आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कि आप उसको लेकर बैठे रहें, आप उसको उससे आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो. ठीक है, आप उसको मैनेज ना कर पाए हो. तो बहुत दफा ऐसा भी हुआ होगा कि आप उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाए होंगे. कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर पाए होंगे. ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि कौन सा टाइम ऐसा था जब आप पॉजिटिव रहे और आपने सोल्यूशन निकाला. ठीक है, और कौन सा ऐसा टाइम था जब आप उस डिफिकल्टी को फेस नहीं कर सके. ठीक है, तो 5 मिनट्स देने हैं आपने और आपने ये सोचना है. ठीक है, देन आप रिसाइलेंट किस तरह बन सकते हैं जैसे हमने बात की. तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो अगर हम यूज करें तो हम रिसाइलेंट बन सकते हैं.
ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, यानी कि हमें अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस हो कि हम किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से इजीली कोप कर सकते हैं, उसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। लाइफ में जो भी स्ट्रेस आएगी हम उसको मैनेज कर लेंगे। आपको अपनी इस एबिलिटी पर फुल कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। देन तो हम कहते हैं कि हमें अपनी उस एबिलिटी पर जो है वो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब इसकी क्या बात है, ठीक है, यानी कि हमारा खुद पर जो बिलीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से रिकवर करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो हमारी सेल्फ स्टीम है वो बहुत हेल्प आउट करती है हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें बाहर निकालने के लिए। अगर हम मतलब इस तरह के हम किसी नेगेटिव चीज को सुने और हम उसे पॉजिटिव चीज में चेंज कर लें, किस तरह के आपको अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, या अगर आपको कोई कहता है कि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, तो अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप उसकी वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में चेंज कर लो, ठीक है, पॉजिटिव थॉट में चेंज कर लो। बिकॉज कोई भी आपको नहीं जानता कि आप क्या, ठीक है। मतलब एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो हम हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह ने हमें बनाया है और हम हर किसी को बनाने की कोई वजह होती है, तो हमें भी इस दुनिया में भेजने की अल्लाह की कोई वजह होगी, कोई मकसद होगा, क्योंकि अल्लाह कोई भी चीज बगैर मकसद के नहीं बनाता। तो हमारे अंदर और हर इंसान के अंदर इंडिविजुअली बहुत ज्यादा एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो हम अपनी काबिलियत पर शक नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है कि आप मतलब ये एज ए मुस्लिम भी हम कहते हैं कि आप जो है वो किसी चीज को देखो तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश जरूर करो, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वो बात जो है, वो जो नेगेटिव बात है आपके बारे में या आपकी एबिलिटी के बारे में, आप उसे अपने अंदर बिठा लो और आप कहो कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। आप वो करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको अपने अपने ऊपर जो है अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस पैदा करो, ठीक है। अपने आप को डिग्रेड ना करो, अपने आप को बेटर जरूर करो कि कोई चीज अगर आपके अंदर है जो किसी को नुकसान पहुंचाती है तो उसे आप चेंज कर लो, उससे आप बेटर कर लो, मगर अपनी एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, अपनी सेल्फ स्टीम जो है उसे बरकरार रखो, ताकि आप जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आए, जब भी कोई मतलब इस तरह की चीज हो कि वो आपको बहुत स्ट्रेस में लाए, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप उस चीज से निकल सकते हो, और जरूरी नहीं कि जिसने कहा है वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। सेकेंडली, आप अपना एक सेंस ऑफ पर्पस बनाओ। लाइक आपका जब कोई गोल होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपना मकसद सेट करोगे तो वो सॉरी जब आप अपना मकसद सेट करोगे तो वो आपकी लाइफ में एक नया पाथ लेकर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब मेडिकल फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ उन्होंने ये सोचा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, एंड एट द एंड वो नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए वो इवेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, कि अब हम ये चीज नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास तो कोई पाथ नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आप उसके वो चीज कि आप उस इवेंट से बाहर निकलो, आप एक नया वे ढूंढोगे, और वो जो नया वे, नया मकसद आप अपने लिए बनाओगे, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ को एक नई चीज देगा और आप उस चीज से रिकवर हो जाओगे, ठीक है। तो वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स फिर किसी और फील्ड को ज्वाइन करते हैं और उसे अपना मकसद बनाते हैं, और फिर उनको उस चीज से मसला नहीं होता कि हम डॉक्टर नहीं बन सके, ठीक है। तो और थर्ड चीज है कि हमारा सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें सोशल नेटवर्क की बात किस तरह है कि लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली में आपके पास कोई बहुत केयरिंग पर्सन है,
ठीक है, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप उससे सब कुछ शेयर कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको काफी हेल्प आउट करती है, ठीक है। यानी कि किसी भी लव वन से या किसी भी फ्रेंड से या आपके किसी फैमिली मेंबर से अगर आप सिर्फ बात कर लेते हो, तो बेशक वो बात करना आपकी उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेगा, पर जब आप शेयर करोगे तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी और आप किसी पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ आओगे, ठीक है। तो वो जो केयर और सपोर्ट आपको मिलेगी वो आपको बूस्ट अप करेगी, आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप जब डाउन होगे, आपके पास कोई सपोर्टिव पर्सन होगा तो वो आपको अप करेगा, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क होना चाहिए। जैसे कि कुछ फैमिलीज में अगर इश्यूज होते हैं तो उस फैमिली में कोई एक पर्सन से आपकी बॉन्डिंग होती है जो आपको हमेशा अप करता रहता है। तो ये आपका एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि जो आपको स्ट्रेसफुल इवेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रेस चेंज, यानी कि आपके अंदर चेंज अगर कोई आता है तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे हमने शिफ्टिंग की है घर की, अब हमारे एक घर से हम दूसरे घर में गए हैं, वो नया घर आया है, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गए हैं कि हम यहाँ पर कभी रहे नहीं और ये पहली दफा है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जब आप सिचुएशन से अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो लाइफ में डिफरेंट क्राइसिस आते हैं उससे आपको कोई इश्यू नहीं होता। जो रिसाइलेंट लोग होते हैं वो इन इवेंट्स को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ठीक है। और जब कोई चेंज आता है तो वो उस चेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, अपनी लाइफ में एक नया पाथ लेकर आते हैं, नई डायरेक्शंस बनाते हैं। और वो लोग जो फ्लेक्सिबल नहीं होते वो इस चेंज से जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्रश्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है कि आप हर सिचुएशन को कबूल कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि बेशक ऑप्टिमिस्टिक रहना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या स्ट्रेस ऑफ लाइफ में बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो आप उसमें होपफुल रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि आप पॉजिटिव रहो, आप होपफुल रहो, ब्राइट रहो। अभी पॉजिटिव थिंकिंग में लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप उस चीज को इग्नोर कर दो, ठीक है। जो भी चीज या जो भी स्ट्रेस हो रही है आप उसको इग्नोर कर दो, उसे पॉजिटिव थिंकिंग में ले आओ। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो और उसके पॉजिटिव आउटकम पर फोकस करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्पररी हैं और आपके पास इतनी स्किल है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करो कि आपके पास इतनी एबिलिटी, इतनी स्किल है कि आप उस चीज से बाहर निकल सको। अपने आप को नर्चर करो, नर्चर योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को प्रमोट करो। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो बहुत इजीली जो है वो आप ऐसी चीजें करते हो कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, ठीक है। आप अपने आप खाना छोड़ देते हो, आप अपनी कोई रूटीन की चीज छोड़ देते हो, आप कोई इनफ स्लीप नहीं लेते हो, ठीक है। तो आपको अपने अंदर सेल्फ नर्चरेंस की स्किल जो है वो बिल्डअप करनी है जब आप ट्रबल्ड हो, ठीक है। जब आप अपना ख्याल रखोगे, अपनी नीड्स का ख्याल रखोगे, तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है और जो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो बूस्टअप होगी, आपका रिसाइलेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होगे। अगर आप अपनी नीड्स पर ध्यान दोगे तो आप खुद को रिसाइलेंट बना सकते हो, आप उस स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे तो आप ज्यादा रिसाइलेंट बनोगे, आप उस चैलेंज को फेस करने का स्टेमिना बना सकोगे, ठीक है। थर्ड चीज आती है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व स्किल हो। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि वो लोग जो मतलब
डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो बहुत इजीली प्रॉब्लम्स को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को लेकर आओ। उसके बाद ये बात आती है कि काफी सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम यूज करते हैं अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, वो जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते थे पास्ट में वो आज भी यूज हो सकती हैं, बस हमें इतना चाहिए कि हम वो जो स्ट्रेटजीज हैं उनको थोड़ा जो है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर लें। ठीक है, जब हम उन्हें मोल्ड करेंगे करंट सिचुएशन से तो हमें और स्ट्रेटजीज का भी पता चलेगा कि किस तरह और डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके हम जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आप दूसरों से बात ये जो रेसाइलेंस है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि इसकी बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो जब इस चीज के बारे में आप अपने डिफरेंट फ्रेंड्स या आप अपने कोलीग्स या जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक दूसरे से इस कोर्स के बारे में पूछें या बातचीत करें तो उनको डिफरेंट अप्रोचेस पता चलेंगी, जिससे वो अपनी ओल्ड वन को एक न्यू वन स्ट्रेटजी भी बना सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में रिसाइलेंस क्या है। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिसाइलेंस की है वो हमने पढ़ी थी, दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, यानी कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना। तो जो अर्ली रिसर्चर्स थे वो बहुत ज्यादा पजल्ड हुए एक क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन क्या था कि क्या क्यों कुछ लोग जो हैं वो सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग उसी सर्कमस्टांसेस में बाहर नहीं निकल पाते डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो अर्ली स्टडीज ने बताया कि ये इसलिए होता है, इंडिविजुअल्स मतलब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो फेस करते हैं। तो इसलिए भी जो है वो चेंज आ जाता है कि कुछ लोग वो जो है वो बाहर निकल आते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिसाइलेंस जो है, इसलिए हमने कहा था कि रिसाइलेंस जो है वो बाउंसिंग बैक फ्रॉम एडवर्सिटी से एक आगे की चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है। बट एक चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि अगर मैं बाउंस बैक का वर्ड लूं तो वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे कि एक रबर बॉल होती है फॉर एग्जांपल, तो जब रबर बॉल जो है वो अपनी शेप में वापस आ जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, क्यों करती है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से वो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। तो रिसाइलेंस क्या है? रिसाइलेंस भी एक तरह फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जो है वो अपनी शेप में वापस आ जाए। किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को लेकर हम जो है वो अपने आप को इतना स्ट्रेस ना करें, डिप्रेस ना करें, और हम अपनी सिचुएशन में वापस आ जाए। आपको यहाँ पर आप 5 सेकंड्स लें, ठीक है, और आप अपने आप से पूछें कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने कितनी अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है। जब भी आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप कितने अडेप्टेबल होते हैं, कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, क्या आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो रिसाइलेंस जो है वो सिर्फ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना नहीं है, ठीक है, ये ओपननेस है। यानी कि आप अपने लाइफ के अंदर ओपननेस पैदा करें। आप फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो अपनी सोच में, आप फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो अपने रिलेशंस में, ठीक है, आप फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो अपने कैरियर में। लाइक एक कैरियर खत्म हो गया तो दैट डजंट मीन कि वो स्ट्रेस आउट, आप उस स्ट्रेस को लेकर बैठ जाओ कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आप फ्लेक्सिबल हो, उस सिचुएशन को अडेप्ट करो, न्यू कैरियर्स निकालो। एक रिलेशन खत्म हो गया तो दैट डजंट मीन कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। आप फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो और रिलेशनशिप्स के बारे में, आप अपनी सोच के बारे में फ्लेक्सिबल हो। पुरानी सोच है वही अब तक चल रही है, ऐसा नहीं है। आप न्यू सिचुएशंस को, न्यू थिंकिंग को अडेप्ट करो, आप फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले जब रिसाइलेंस को स्टडी करना शुरू किया था 1950s में, तो उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप्स देखे और एक्सपीरियंस किया कि जो बच्चे छोटे होते हुए उन्होंने ट्रबल फेस की और एडल्टहुड में वो अब अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और
उन्होंने मैनेज कर लिया, ठीक है, अपनी जितनी भी ट्रबल थी उसको मैनेज कर लिया। रिसर्च की थी जिसका नाम है डॉक्टर एमी वार्ड। उसने कुछ चीजें देखी चिल्ड्रंस की लाइफ में जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई कि जो नर्चर है और हमारा कॉन्फिडेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और हमारी जो सोशल नेटवर्क है, हमारा जो चेंज को एम्ब्रेस करना है, और ये सब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आता है। तो उसने इनको कहा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स चिल्ड्रंस की लाइफ में, ठीक है। इन हर स्टडीज वार्नर ने ये देखा कि जो अबाउट अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन जो बड़े हुए, उनकी फैमिलीज जो है वो ट्रबल फैमिलीज थी, ठीक है, उन्होंने काफी सारी डिफिकल्टीज फेस की अपने चाइल्डहुड में, और अब वो अपना एडल्टहुड अच्छे से गुजार रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपनी इस डिफिकल्टी को जो चाइल्डहुड में फेस की उसे मैनेज कर लिया। और काफी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे थ्राइव नहीं किया, यानी कि वो उस सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर सके। तो इन ग्रुप्स को वार्नर ने कहा वल्नरेबल बट इनविंसिबल, ठीक है। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, यानी कि उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत है, और इनविंसिबल कि वो इतने पावरफुल थे कि उन्हें डिफीट नहीं किया गया, यानी कि उनकी प्रॉब्लम ने उन्हें डिफीट नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम उन्हें नहीं हरा सकी, ठीक है। उनको स्पेशल केयर की जरूरत थी, ठीक है। वो ये उन चिल्ड्रंस की बात कर रहा है जो अपनी सिचुएशन, अपनी डिफिकल्टी को मैनेज कर गए, ठीक है, अपनी सिचुएशन, अपनी डिफिकल्टी को मैनेज कर गए, अपनी स्ट्रेस से बाहर निकल आए। ये उन बच्चों को कह रहा है कि वो जो बच्चे थे वो रिस्क पर थे, यानी कि उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत थी, मगर वो इतने पावरफुल थे कि उनकी डिफिकल्टी उन्हें हरा नहीं सकी, ठीक है। कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परामेंट में भी आते हैं, क्योंकि कुछ चिल्ड्रन जिन्होंने बाद में जो है वो अपनी सिचुएशन मैनेज कर ली, वो इसलिए मैनेज की क्योंकि वो अफेक्शनेट थे, उनकी नेचर काफी अच्छी थी, ठीक है, अर्ली एज में ही उनकी गुड नेचर थी, तो इसलिए उन्होंने उस सिचुएशन से मैनेज कर लिया। उसके बाद इसलिए इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उन्होंने कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस नहीं की, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इससे काफी लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी उस चिल्ड्रन जिसने सर्वाइव कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया, उसका कोई फैमिली मेंबर हो जिसके साथ उसकी काफी बॉन्डिंग हो, ठीक है, वो जो है अपनी कम्युनिटी में उसका कोई रोल मॉडल हो जिससे वो कनेक्ट रहता हो, ठीक है, उसके अंदर की कोई इंसाइट हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें मैनेज कर गया हो, ठीक है। उसके बाद एक जो मेजर चीज हम रिसर्च से पता चली रिसाइलेंस के बारे में, वो ये है कि रिसाइलेंस ऐसा नहीं है कि रिसाइलेंस इज समथिंग वी आर बोर्न विद, ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए तभी हमारे पास रिसाइलेंस थी, ठीक है। हमने रिसाइलेंस कनेक्शंस के थ्रू स्टार्ट की। लाइक जब एक छोटा बच्चा है तो उसको तो नहीं पता कि उसने कौन सी मतलब अगर उसे कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा तो वो रोएगा, वो ये नहीं करेगा कि वो उस सिचुएशन को मैनेज कर ले, ठीक है। तो बड़ा होके जब उसने कनेक्शंस बिल्ड अप किए, उसने सीखा, तो तब उसने समझा कि जो है वो उसे जब उसने कनेक्शंस बिल्ड अप किए तो उसे पता लगा कि उसने कुछ चीजें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफरेंट अप्रोचेस की बात करें रिसाइलेंस में, तो हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी रिसाइलेंस की। वो थ्योरीज कौन सी थी कि रिसाइलेंस जो है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स
जो है उससे अराइज होता है, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमें सेफ करते हैं। जब भी कोई ट्रबल टाइम आता है, जब भी कोई डिफिकल्टी आती है, तो वो हमें सेव करते हैं, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि रिसाइलेंस जो है वो इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है। जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, या जब हमें सपोर्ट मिलती है फैमिली से, कम्युनिटी से, तो वो एक ऐसी अप्रोच है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, वो एक कलेक्टिव अप्रोच है। रिसाइलेंस अब एक पॉपुलर टर्म है जो हेल्थ केयर, बिजनेस और कल्चर्स में यूज की जाती है, ठीक है। और डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं, हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। जो आपको मैंने वार्नर का, एमी वार्नर ने जो भी स्टडी किया, ठीक है, जो आपने उसमें पढ़ा कि कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपनी डिफिकल्टी चाइल्डहुड में जो है वो बर्दाश्त कर ली और वो अब हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। तो कौन सी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से वो अब एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं? वो कौन सी वजह है? तो आप जो है इसके बारे में जरूर सोचिएगा और मुझसे भी जरूर डिस्कस कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि उनके अंदर ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ओवरकम कर ली अपनी डिफिकल्टी। और आप ये भी देखिएगा कि क्या इनविंसिबल होना और रिसाइलेंट होना एक ही चीज है? जैसे मैंने आपको बताया कि इनविंसिबल का मतलब है कि उसकी डिफिकल्टी ने उसे डिफीट नहीं किया, ठीक है, वो इतना पावरफुल था। तो क्या इनविंसिबल होना और रिसाइलेंट होना एक ही चीज है? अगर आपको लगता है कि हाँ एक ही चीज है, तो उसकी रीजन क्या है? और अगर आपको लगता है कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो उसकी आपके पास क्या रीजन है? शेयर विद मी ऑल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम अब जैसे जैसे हम इस कोर्स के आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि रिसाइलेंस की बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि रिसाइलेंस तब से है जब से हम पैदा हुए। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि मतलब कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि रिसाइलेंस जो है वो इंडिविजुअल चीजों को एम्फसाइज करती है। कुछ एम्फसाइज करते हैं कि ये सपोर्टिव कम्युनिटी रोल प्ले करती है रिसाइलेंस में, ठीक है। तो इससे पहले कि हम डिफरेंट अप्रोचेस को बिल्ड करें, हमें एक ओवरव्यू लेना होगा कि रिसाइलेंस की कितनी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंटली डिफाइन किया जाता है रिसाइलेंस को। तो आप सबसे पहले ये देखें कि रिसाइलेंस क्या है। आप अपने सर्च इंजन, ठीक है, उन्हें यूज करें और आप देखें कि आपके अकॉर्डिंग रिसाइलेंस क्या है, एंड देन शेयर विद मी that according to you what is resilience। उसके बाद हम बात करते हैं कि एवरीडे रिसाइलेंस क्या होता है। तो जो हमारा रिसाइलेंस है वो जरूरी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, कोई ट्रॉमा होगा बहुत बड़ा, तो तभी हमें रिसाइलेंस की जरूरत पड़ेगी। रिसाइलेंस हमें एवरीडे लाइफ में भी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि रिसाइलेंस हमारे अंदर कैसे आता है, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, जैसे जैसे हम जब आप रिसाइलेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बिल्टअप होता है और किस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो हम रिसाइलेंस को किस तरह एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो बिल्टअप करते हैं। तो एक क्लियर डेफिनेशन अगर हम रिसाइलेंस की बात करें, मतलब रिसाइलेंस की क्लियर डेफिनेशन देखें, तो कुछ रिसर्चेस हुई जिन्होंने रिसाइलेंस को डिफाइन किया, ठीक है। रिसेंट रिव्यू हुआ, ठीक है, जो बेल्टमैन एट ऑल ने किया 2011 में, ठीक है। उसने रिसाइलेंस को समराइज किया कि रिसाइलेंस एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, लोग अपने लोगों के और एनवायरनमेंट के दरमियान जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है ना, उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है या वो जो डायनामिक प्रोसेस है उनका और उनके एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का, उसे रिसाइलेंस कहा। उसने कहा कि ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि सेल्फ एफिकेसी,
सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, यानी कि आपकी एबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन होना, आपको कॉन्फिडेंस होना खुद पर, ठीक है। तो उसने कहा कि ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप जो है वो चीजों को मैनेज कर लेते हो, ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशंस को और जो डिफिकल्ट सेटबैक्स होते हैं आपकी लाइफ में उनको आप मैनेज कर लेते हो, उन डिफिकल्टीज से आप निकल आते हो एफिशिएंटली और आप जो है वो ग्रो कर जाते हो, ठीक है। आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी और आपका सक्सेसफुल अडेप्टेशन, उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेना, ठीक है। बिसाइड के डिफरेंट चीजें जो हैं ऑब्स्टेकल्स बनी आपके रास्ते में, आप जब आप चीजों को मैनेज कर रहे थे तो बहुत सी चीजें ऐसी आई कि आपको रोक सके, आप मैनेज ना कर सको, मगर इन सब चीजों के बावजूद आपने सिचुएशन मैनेज कर ली, उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया, आपने अपनी पर्सनल वेलबींग को मेंटेन रखा, ठीक है, आपने सपोर्ट ली, पर्सनल सपोर्ट ली, प्रोफेशनल और पीयर रिलेशनशिप्स के थ्रू आपने सपोर्ट ली। तो ये जो सारी स्ट्रेस को मैनेज किया और वो सारी जो आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आप तक आपका कॉन्फिडेंस था, आपका सिचुएशन को मैनेज करना, डिफरेंट लोगों को यूज करके अपने आप को बूस्ट अप रखना, ये सारी जो चीजें हैं ये रिसाइलेंस है। अकॉर्डिंग टू बेल्ट एट ऑल 2011 में जो उसने समराइज किया रिसाइलेंस को, उसके अकॉर्डिंग रिसाइलेंस ये है कि आप मैनेज कर लो, मैनेज किया आपने सिचुएशन को, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, हर चीज को मैनेज किया, आपने ऑब्स्टेकल्स को बर्दाश्त किया, फिर भी आपने अपनी पर्सनल वेलबींग को मेंटेन रखा, आपने डिफरेंट लोगों को यूज करके अपने आप को जो है सपोर्ट दी। तो ये सब चीजें जो हैं वो रिसाइलेंस में आती हैं। ये डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी, ये कॉन्सेप्ट रिसाइलेंस का जो कॉन्सेप्ट देती है, इसके अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी कोई एंड स्टेट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पिछली डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी कभी भी कोई एंड स्टेट नहीं है, ठीक है। ये थ्राइविंग के बारे में बात करता है, सर्वाइविंग के बारे में नहीं। थ्राइविंग क्या होती है, यानी कि प्रॉस्पर करना, आगे बढ़ना, सर्वाइव करना यानी कि जिंदा रहना। तो जो रिसाइलेंस है वो आपको बताती है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, वो आपको ये नहीं कहती कि आपने सिर्फ जिंदा रहना है, ठीक है, जिंदा तो आप वैसे भी रह रहे हो। रिसाइलेंस आपको सिखाती है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके सपोर्टिव रिलेशंस आते हैं, आपकी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं सिर्फ काम करती, आपके सपोर्टिव रिलेशंस भी काम करते हैं। आपको अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज का पता चलता है, सिर्फ हीरोइक फीट के बारे में नहीं कि सिर्फ हीरोज ही कोई हीरो आएगा हमारी लाइफ में हमारी सारी प्रॉब्लम्स ले जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज नहीं, आपको बताता है कि आपने अडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस एरिया पर और काम कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस पर, ठीक है। तो डॉक्टर ल्यूरी लीच थे जिन्होंने काम किया कि हम रिसाइलेंस की कैपेसिटी को किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं कम्युनिटीज में जो डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, उसको किस तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मतलब एक कम्युनिटी में बहुत बड़ी कोई स्ट्रेस आई है तो हम उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी कैपेसिटी रिसाइलेंस की किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं। तो डॉक्टर ल्यूरी लीच के अकॉर्डिंग the timely capacity of individuals and groups, family, community, country, and enterprise to be more generative during times of stability and to adapt, recognize, and grow in this response to disruption. यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स ग्रुप्स हैं या जो फैमिली कम्युनिटी है या जो कंट्री है या एंटरप्राइज है, उन्हें इतना जनरेटिव होना चाहिए कि जब वो स्टेबल हैं यानी कि वो नॉर्मल लाइफ से गुजर रहे हैं तब भी वो रिसाइलेंस को अडॉप्ट करें, उसको रीऑर्गेनाइज करें, ठीक है, और ताकि जब कोई डिसरप्शन हो, ताकि लाइफ में जब भी कोई जो है वो मसला आए, कोई भी स्ट्रेसफुल चीज आए तो वो उसको मैनेज कर सके, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस होगी कि वो अपने स्टेबिलिटी के टाइम्स में भी उस चीज को यूज करते होंगे और जनरेटिवली सोचते होंगे, ठीक है। तो ये जो उसने डेफिनेशन दी थी इसे हम सोशल रिसाइलेंस मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक सोशल रिसाइलेंस मॉडल है,
ठीक है। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये रिसाइलेंस को बहुत एक अच्छी तरीके में हमें समझाती है। किस तरह कि ये हमें बताती है कि रिसाइलेंस जो है वो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस है। हमारी कैपेसिटी है कि हम ज्यादा जनरेटिव हो, यानी कि हम क्रिएटिव हो, सिर्फ अपनी टाइम ऑफ क्राइसिस में नहीं, जब चीजें अच्छी चल रही हैं तब भी हम जनरेटिव हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, सिचुएशंस को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, जनरेटिवली नई चीजों को निकाले, न्यू आइडियाज लेकर आए, ठीक है। तो ये चीज एक सेंस बनाती है कि हम अपने आप को एवरीडे सिचुएशंस के थ्रू, रोजमर्रा जब जिंदगी ठीक गुजर रही है तब भी अपने आप को ट्रेन करें, और ताकि जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो हम उसे भी क्रिएटिवली और इफेक्टिव मैनर में हैंडल कर सकें, ठीक है। तो अब लास्ट आपको मैंने टोटल जो है वो 3 टास्क दिए हैं, ठीक है। एक टास्क आपका है कि आपने रिसाइलेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस देखनी है थ्रू योर सर्च इंजन। सेकेंडली आपने ये देखना है कि रिसाइलेंस और इनविंसिबल सेम है या डिफरेंट है, और उनकी रीजंस क्या है, अगर आपका जो व्यू है, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको ये काम दिया है कि आप देखें कि उन चाइल्ड्स की जो हमने बात की कि वो एडल्टहुड प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहा है, उसकी रीजन क्या है, वो किस तरह, कौन सी चीजें ऐसी थी उनके पास कि वो अब एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। फोर्थ टास्क आपका ये है कि आपने ये जो हमने अभी एक फ्रेज लिया कि ज्यादा जनरेटिव होना है अपनी टाइम्स ऑफ स्टेबिलिटी में, आपको क्या लगता है कि जनरेटिव होने का क्या मतलब है, यानी कि हम अपनी एवरीडे रिसाइलेंस को जब फ्यूचर नीड के लिए बिल्डअप करेंगे तो इसमें हम किस तरह जनरेटिव हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या कॉन्सेप्ट है। ये 4 टास्क आपने कंप्लीट करके जरूर मुझसे भी डिस्कस करने हैं, और विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज भी आपने डिस्कस करने हैं। थैंक यू। हमारा आज का डे 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह विल मेट अगेन इन डे 2।